इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज शिक्षा की दुनिया के कुछ सबसे अहम पर शायद सबसे ज्यादा उलझा देने वाले विषयों पर चर्चा होगी। आकलन और मूल्यांकन। सुनने में लगता है ना जैसे कोई भारी भरकम अकादमिक शब्दावली हो, पर सच मानिए यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। इस सफर में हम सिर्फ नीरस आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि छात्रों के समग्र विकास के पीछे छिपे असली विज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चर्चा की रूपरेखा काफी सीधी रखी गई है। सबसे पहले आकलन, मापन और मूल्यांकन को समझेंगे। फिर परीक्षाओं के प्रकार, रचनात्मक और योगात्मक आकलन के बीच का अंतर, सतत और व्यापक मूल्यांकन, शैक्षिक वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी, और आखिर में एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की बदलती भूमिका पर बात करेंगे। भाग 1। आकलन, मापन और मूल्यांकन, संख्याओं से लेकर निर्णयों तक। अब देखिए, असेसमेंट या आकलन, ये शब्द सुनते ही अक्सर थोड़ी घबराहट होती है, पर असल में यह कोई सजा थोड़ी है। ये तो एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल है। आसान शब्दों में कहें तो इसका सीधा सा मतलब ये जानना है कि किसने क्या सीखा और कितना सीखा। क्विज, प्रोजेक्ट या ओरल टेस्ट, ये सब बस डेटा इकट्ठा करने के तरीके हैं। इसका असली मकसद सिर्फ नंबर देना नहीं होता, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझना, कमजोरियों को पकड़ना और आखिर में पढ़ाने के तरीके को और बेहतर बनाना होता है। यह पूरी तरह से जानकारी जुटाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यहाँ पर एक बहुत ही आम गलतफहमी होती है। अक्सर मापन और मूल्यांकन यानी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ये बिल्कुल अलग हैं। मापन सिर्फ मात्रा बताता है, जैसे 20 में से 15 नंबर आना या 80% लाना। यह सिर्फ एक कच्चा आंकड़ा है। लेकिन मूल्यांकन उस डेटा को एक मायने देता है। वो 15 नंबर बहुत अच्छे हैं या सिर्फ औसत, ये गुणात्मक निर्णय तय करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मापन सिर्फ एक संख्या है और मूल्यांकन उस संख्या के आधार पर लिया गया निष्कर्ष। तो आखिर एक बेहतर आकलन के नियम क्या हैं? चलिए तेजी से इन 5 बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं जो किसी भी असेसमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पहला है वैधता या वैलिडिटी, यानी जो जांचना है बिल्कुल वही जांचा जाए। दूसरा है विश्वसनीयता, जिसके नतीजे लगातार एक जैसे आएं। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, जिसमें कोई व्यक्तिगत पक्षपात ना हो। चौथा निष्पक्षता, जो सभी के लिए बराबर हो। और पांचवां व्यवहारिकता, यानी जिसे आसानी से लागू किया जा सके। इन 5 स्तंभों के बिना कोई भी परीक्षण बुनियादी रूप से अधूरा ही रहता है। भाग 2। परीक्षाओं के प्रकार समझना, उपकरण और तरीके। परीक्षा या एग्जामिनेशन, ये आकलन का सबसे औपचारिक, मानकीकृत और सबसे अहम टूल है। और ये सिर्फ रटने की क्षमता को चेक नहीं करता, बल्कि ज्ञान, समझ, स्मृति, लेखन कौशल और यहाँ तक कि सोचने की क्षमता को भी नापता है। बोर्ड परीक्षा हो या यूनिट टेस्ट, ये सब वही औपचारिक तरीके हैं जिनसे जरूरी सैद्धांतिक डेटा इकट्ठा किया जाता है। परीक्षाओं के भी कई अलग अलग प्रारूप होते हैं, क्योंकि जाहिर है हर कौशल को एक ही तरीके से नहीं परखा जा सकता। जैसे तैराकी का टेस्ट लिखित परीक्षा से तो नहीं लिया जा सकता, है ना? लिखित परीक्षा विचारों की स्पष्टता देखती है। मौखिक परीक्षा तुरंत सोचने और जवाब देने की क्षमता परखती है। प्रायोगिक परीक्षाएं ये दिखाती हैं कि ज्ञान का असल दुनिया में उपयोग कैसे करना है। वहीं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं बिल्कुल सटीक जानकारी की जांच करती हैं। इन सब का एक मिला-जुला उपयोग ही संपूर्ण आकलन तय करता है। भाग 3। रचनात्मक बनाम योगात्मक आकलन, समय ही सब कुछ है। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि जब एक शेफ खाना पकाते वक्त उसे चखता है तो वो रचनात्मक या फॉर्मेटिव आकलन है, ताकि नमक मिर्च तुरंत सुधारा जा सके। लेकिन जब वही खाना मेहमानों को परोसा जाता है और वे उसे चखते हैं तो वो योगात्मक या समेटिव आकलन है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट शिक्षा में लागू होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है ताकि बीच में सुधार किया जा सके, और समेटिव पढ़ाई के बिल्कुल अंत में होता है, जो अंतिम परिणाम बताता है। भाग 4। सतत और व्यापक मूल्यांकन, संपूर्ण चित्र। CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये शिक्षा के तरीके में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव है। ये सिर्फ किताबें रटने की विद्या से आगे बढ़कर छात्र के संपूर्ण विकास पर जोर देता है। सतत का मतलब है कि मूल्यांकन सिर्फ साल के आखिर में एक बार नहीं, बल्कि पूरे साल लगातार चलता है। और व्यापक का मतलब है कि बात सिर्फ विषयों की नहीं हो रही, इसमें व्यवहार, कौशल, दृष्टिकोण और क्लास में भागीदारी, ये सब कुछ शामिल होता है।
सीसीई के असर को देखें तो इसकी असली अहमियत और भी साफ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा मकसद उस भारी तनाव को कम करना है जो परीक्षाओं के नाम पर अक्सर होता है। जब असेसमेंट साल भर छोटे छोटे हिस्सों में होता रहेगा तो फाइनल एग्जाम का वो भारी दबाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये नियमित सीखने को प्रेरित करता है और लगातार फीडबैक देता है। सारा फोकस एक अकेली मार्कशीट से हटकर सच्ची समग्र ग्रोथ पर आ जाता है। भाग 5 शैक्षिक वर्गीकरण और क्षेत्र। सीखने के स्तर। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को एक सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इस पूरे सफर को 6 शानदार स्तरों में बांटती है। सबसे पहले बेस लेवल पर आता है जानकारी को याद करना, उसके बाद उसे सच में समझना, फिर उस ज्ञान का असल दुनिया में प्रयोग करना। इसके बाद बारी आती है जटिल विचारों का विश्लेषण करने की, फिर सही गलत का निर्णय लेने की, और सबसे टॉप पर इन सब का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया बनाना। ये रटने से लेकर इनोवेशन तक का एक अद्भुत सफर है। चलिए अब शारीरिक या व्यवहारिक कौशल की तरफ बढ़ते हैं। साइकोमोटर डोमेन हमें दिखाता है कि कोई भी काम आखिर सीखा कैसे जाता है। शुरुआत हमेशा नकल करने से होती है, जैसे कोई बच्चा किसी को देखकर साइकिल का पैडल मारना सीखता है। फिर होता है लगातार अभ्यास, फिर आती है उस काम में सटीकता, उसके बाद कई अलग अलग कौशलों को एक साथ जोड़ा जाता है और अंततः आती है स्वाभाविकरण की स्टेज, जहां वो स्किल पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है, बिना सोचे समझे होने लगती है। भाग 6 सुविधादाता के रूप में शिक्षक, सबको एक साथ लाना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का रोल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब वे सिर्फ परीक्षा लेने वाले सख्त एग्जामिनर नहीं हैं, वे एक गाइड बन गए हैं, एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता। उनका काम अब सिर्फ नंबर देना नहीं, बल्कि छात्रों का मार्गदर्शन करना, उन्हें जरूरी सपोर्ट देना, लगातार फीडबैक देना और सीखने की प्रक्रिया को निरंतर बेहतर बनाना है। सच तो ये है कि एक शिक्षक ही वो अहम कड़ी है जो मापन के इन कच्चे आंकड़ों को एक बेहतरीन समग्र विकास में बदल देता है। आकलन, मापन, मूल्यांकन और आखिर में इन टैक्सोनॉमी के गहरे विज्ञान को समझने के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणालियां सच में इस संपूर्ण विकास की सुविधादाता बन पाई हैं, या फिर आज भी हम बस उसी पुरानी रटने की क्षमता को नापने के चक्कर में फंसे हुए हैं? इन बेहद शानदार सैद्धांतिक अवधारणाओं को असल जमीन पर उतारना ही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये वाकई एक सोचने वाला मुद्दा है ना?